देखो भाई, थर्ड चैप्टर है ये अपना, फर्स्ट यूनिट का, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट लेक्चर रहेगा अपना, और हम इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, व्हाट इज दिस, पता है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताता हूँ मैं आपको। ये क्या है, ये मैंने बताया था आपको कि ये रियल वैल्यू नहीं देता, रियल वैल्यू के करीब की वैल्यू देता है। ठीक है, क्या है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि ट्रू वैल्यू के करीब की वैल्यू देना, यानी कि एवरेज वैल्यू। ठीक है, सो अगर आपको रूल्स का पता है तो ही आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बता पाओगे। जैसे मैं एक यहाँ पे डिजिट लिखता हूँ, चलो एक संख्या लिखता हूँ 5 6 7 8 9 2 3, कुछ ऐसे। अब ऑर्डर का मतलब ही नहीं बताता बच्चों को, ऑर्डर क्या है इसका, देखिए ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 के बाद मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, अगर पॉइंट, ध्यान से सुन लो, 6 के बाद मैंने क्या लगा दिया है, पॉइंट। तो 1 2 3 4 5 6, इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5.6, मतलब 6 के बाद क्या लगा दिया, पॉइंट, तो 10 रेज़ टू पावर कितना लिख सकता हूँ मैं, 6। क्या चीज़ समझ में आई? 10 की पावर में एक्सप्रेस करना, एक्चुअल वैल्यू के करीब की वैल्यू, नियरेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करवाना, यही है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। बताता हूँ अभी, जैसे 6 डिजिट के बाद मैंने क्या लगा दिया है, पॉइंट, तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो कितना है, 6। चीज़ आई समझ में? इसका ऑर्डर कितना है, 6। जैसे एक और देता हूँ आपको वैल्यू, कुछ भी ले लो आप, 3 डिजिट्स की, ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इस यहाँ पे पॉइंट लगा दूँ, चलो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया मैंने, तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया मैंने, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 रेज़ टू पावर 3 ऐसे लिख सकता हूँ भाई। 10 की पावर 3 से मैंने डिवाइड कर दिया और 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना निकल के आता है इसके लिए, 3। समझ में आया? अभी मैं आपको बता देता हूँ इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अभी ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला था, अगर आपके पास जो नंबर है वो 5 है, या तो 5 है या 5 से क्या है, बड़ा, तो अगले में खुद क्या जुड़ जाएगा, 1, अगले में 1 जुड़ जाएगा, और खुद वो क्या बन जाएंगे, आगे वाले सारी 0। राउंड ऑफ जिस बच्चे को पता है वो इस चीज़ को समझ जाएगा। ये देखो, ये सारे अगले में 1 जुड़ गया, यानी कि 1 इधर, और ये सारे क्या बन गए, 0 0 0। तो इसकी कोई वैल्यू नहीं कि पॉइंट के इधर हम 0 लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखिए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, 10 रेज़ टू पावर 3, यानी कि इसका ऑर्डर क्या बोला जाएगा, 3। ये जो पावर है ना, ये ऑर्डर है यहाँ पे। अभी आएगा समझ में, नहीं आया तो मैंने लिखा था 778, ये किसके नियरेस्ट है, 1000 के कि 100 के, बस तो 1000 ही तो आया है, समझ में आएगा, यही है ऑर्डर। ठीक है, मतलब नियरेस्ट वैल्यू हमने प्रोवाइड किया है। यहाँ पे आपको पता लगना चाहिए कितना था, ये 56 लाख था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट लगाता हूँ, 10 रेज़ टू पावर क्या लिख देता हूँ, 6। ठीक है, तो 10 रेज़ टू पावर 6 होती है, मतलब मिलियन, क्या बोलते हैं उसको, मिलियन, 10 लाख। चीज़ आई समझ में? तो अगर आप इसको लिखना चाहो एक्चुअल में, इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पॉइंट लगा दिया आपने, तो ये हो गया ऑर्डर इसका, 6 डिजिट के बाद जो ऑर्डर हो गया वो हो गया ऑर्डर 6 इसका। यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3 × 10 रेज़ टू पावर 8, यहाँ पे इसका ऑर्डर देखना है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये क्यों हो जाएगा इसका ऑर्डर 8, इसका ऑर्डर 8 इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये देखो, ये 5 से छोटा है, 5 से जो छोटा है, 5 से छोटे वाले को क्या एज्यूम किया जाएगा, 10 की पावर 0, यानी कि किसी की पावर 0 उसको क्या माना जाएगा, 1। आए समझ में? अभी यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या होगा, फिर ये 5 या 5 से बड़ा है, दिख रहा है आपको, तो 5 या 5 से जो बड़ा है वो क्या बन जाएगा, जो 5 या 5 से बड़ा है उसको कैसे ट्रीट करोगे आप, 10 रेज़ टू पावर 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना लिख दिया था मैंने, 6। तो इसलिए इसका ऑर्डर कितना बोला जाएगा भाई, इसका ऑर्डर कितना हो गया, 7। आई चीज़ समझ में? तो हम देखो ये नियरेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं, 778 किसके नियरेस्ट है, 1000 के। याद रखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और 10 वाले तो टू डिजिट में आ जाते हैं, इसलिए उसकी टेंशन मत लो, 2 डिजिट नंबर नहीं चाहिए अपने को। तो 5 से नीचे वाले जितने भी होंगे, 5 से नीचे वाले जितने भी, अगर यहाँ पे 4 होता 4, तो ये क्या कंसीडर किया जाता, ये 10 रेज़ टू पावर 0, यानी कि क्या बन जाता है, ये जितने भी डिजिट हैं 5 से नीचे वाले क्या कैसे ट्रीट किए जाते हैं, 10 रेज़ टू पावर 0 यानी कि 1, ये 1 बन गया। अब 5 से ऊपर वाले जितने भी हैं, 5 या 5 से ऊपर वाले, वो सारे ट्रीट किए जाएंगे 10 रेज़ टू पावर 1। तो 10 रेज़ टू पावर 1 है ऐसे, 10 रेज़ टू पावर 0 और 1 में बहुत बड़ा अंतर है,
समझ में आएगा। यानी कि ये 5 या 5 से जो जितने भी हैं बड़े, ये सारे किसके करीब हैं, 10 के करीब, और ये सारे किसके करीब हैं, 1 के करीब। समझ में आया, ये चीज़ है। तो 10⁻0 और 10⁻1 का मतलब यही है। 10 की पावर 0 किसी की पावर 0 मतलब 1, यही है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मैंने बताया कि नियरेस्ट वैल्यू देता है अपने को, ट्रू वैल्यू के करीब की। अब और इसके बारे में अगर आपको लिखा गया है 10⁻⁻, फेम्टोमीटर, साइज ऑफ न्यूक्लियस या साइज ऑफ प्रोटॉन अगर आपको ऐसे लिखा गया है, तो मतलब आपको क्या करके दिया गया है, ये राउंड ऑफ करके आपको नियरेस्ट वैल्यू प्रोवाइड की गई है। तो आप देखोगे लाइट की जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ है, लेकिन क्या लेते हैं हम कई बार, मोस्टली 10⁸ मीटर पर सेकेंड। साइज ऑफ दिस यूनिवर्स, साइज ऑफ दिस यूनिवर्स, तो ये भी क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग लिखा गया है। आ रहे समझ में। इससे आगे क्या पढ़ना है हमने, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। किसको मेजर करना है, लेंथ को। सबसे पहले किस चीज़ को मेजर करेंगे, सबसे ज़्यादा हम लेंथ को मेजर करते हैं, आपको पता है। ठीक है, लेंथ, मास और टाइम, बेसिकली 3 चीज़ है। तो अब क्या देखना है, क्या पढ़ा है राहुल, इससे आगे क्या पढ़ना है, इसके आगे है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। तो आपके पास मेजरमेंट के 2 ही मेथड हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, सभी को पता है, डायरेक्ट मेथड, और जो सेकंड मेथड है वो कौन सा है, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड देखिए, डायरेक्ट मेथड क्या है, जहाँ पे हम डायरेक्टली 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर कर पाएँ। जैसे मैंने बोला इस बोर्ड की लेंथ मेजर करिए, आप कर सकते हैं इजीली। एक पॉइंट यहाँ है अपने आगे, एक पॉइंट वहाँ है, इजीली हम डायरेक्ट दोनों पॉइंट्स पे पहुँच सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया है, डायरेक्ट मेथड। किसी रूम की लेंथ मेजर करनी है आपको, या अपने खेत की, अपने प्लाट की लेंथ मेजर करनी है, आप इजीली मेजर कर जाओगे डायरेक्ट मेथड से। समझ में आ गया। इनडायरेक्ट मेथड क्या है वो भी बताऊँगा। सबसे पहले ये देखिए, डायरेक्ट मेथड के लिए अपने पास क्या क्या डिवाइसेज हैं। डायरेक्ट मेथड के लिए अपने पास स्केल क्या है, कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्केल क्या अपने पास है, मीटर स्केल। मीटर स्केल की जो रीडिंग होती है सबसे छोटी, मीटर स्केल के ऊपर आप सबसे छोटा कितना मेजर कर सकते हो, तो 10⁻, कितना, बोलते ही नहीं हो, कितना मेजर कर सकते हो, 10⁻³ मीटर। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 mm। भाई 1 मीटर का 1000वां हिस्सा मेजर कर सकते हैं हम। ठीक है, जो सेंटीमीटर स्केल आपके पास, उसके ऊपर भी 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में क्या है, 10 डिवीजन्स है, वो क्या है, 1 मिलीमीटर है, जो आप देखोगे सेंटीमीटर स्केल के ऊपर। तो 1 मीटर का 1000वां हिस्सा क्या बोला जाएगा, 1000वां, 1 mm। समझ गए। ठीक है, तो आप यहाँ तक मेजर कर सकते हो मीटर स्केल से, बहुत छोटा डिस्टेंस है ये वैसे। ठीक है, इससे आगे क्या है, जो सेकंड अपनी जो डिवाइस है या सेकंड जो अपना स्केल है वो कौन सा है, कौन सा है, वर्नियर कैलिपर, या वर्नियर स्केल भी बोल देते हैं उसको, वर्नियर कैलिपर या वर्नियर स्केल भी बोल देते हैं। तो इसकी रीडिंग कहाँ तक है, ये और ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर करके देगा अपने को। ठीक है, ऑनलाइन वालों को मैं दिखा भी दूंगा ये कैसा होता है। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर जो है बेसिकली जो इनर डायमीटर्स होते हैं, इनर डायमीटर, जैसे ये एक पेन है आपके पास, मार्कर है, इसका जो इनर डायमीटर है वो मेजर करना है, तो ईजिली उसको खोल सकते हैं हम, बंद कर सकते हैं। यूँ समझिए, आपके घरों में आपने देखा हुआ पाइप रेंच जो बोलते हैं, पाइप रेंच सभी ने देखा हुआ है, जो पाइप को पकड़ करके टाइट करते हैं हम। दूसरी तरीका होता है, ऐसा होता है वो ऐसे बंद होता चला जाता है और ऐसे खुलता है, तो पाइप रेंच टाइप का है ये। ठीक है, तो उसके ऊपर बहुत बारीकी से डिटेल लिखी हुई होती है, और उसको इसके अंदर डाल के हम खोलते जाते हैं। ठीक है, तो इनर डायमीटर मेजर करता है मोर प्रिसाइजली। भाई इससे मेजर करो आप इसका डायमीटर मीटर स्केल से, तो कुछ ना कुछ एरर आ सकती है, लेकिन थोड़ा सा प्रेसाइज मेजर कर सकता है। यानी कि कितना मेजर कर सकता है ये, 10⁻⁻4 मीटर तक, यानी कि 0.1 mm। ठीक है, 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा,
और 1 मीटर का 10,000वां हिस्सा। आया समझ में? अब थर्ड क्या है अपने पास? स्क्रू गेज। स्क्रू गेज क्या है? स्क्रू गेज कहाँ तक मेजर करके देगा आपको? 10⁻⁻5 मीटर, यानी कि 0.01 mm। ध्यान से देख लो, 1 mm का भी 1000वां हिस्सा मेजर कर लेगा ये। मतलब एक बाल का साइज अगर मेजर करना है, हेयर का साइज, ठीक है। मोस्टली इन चीज़ों को सिलेंड्रिकल चीज़ें जो होती हैं, सिलेंड्रिकल चीज़ें, उनको मेजर करने के लिए यूज़ में लाया जाता है। कोई पाइप है उसका साइज़ है, कोई नल की बोल रहे हैं हम उसका साइज़, क्योंकि मोर एक्यूरेटली मोर प्रिसाइजली ज़रूरत रहती है अपने को। जो सॉकेट हम बनाते हैं, आपको पता है कोई सॉकेट आधा इंची का सॉकेट है, हाफ इंची जो लेके आते हो मार्केट में, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया ना, तो वो नल जो है या टाइट नहीं होगा, खुलेगा नहीं, कुछ में मतलब एरर आ सकती है, प्रॉब्लम आएगी फिर, ठीक है ना। तो एरर ना आए, एक्यूरेटली और ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर कर सकें हम, तो बहुत ज़्यादा छोटे तक मेजर कर सकता है ये अपने हेयर का साइज़। तो स्क्रू गेज यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्या समझे? नहीं समझे तो देख लो, ये एक स्केल आपका घर में, ठीक है, या स्कूल में ले जाते होगे, यहाँ 0, यहाँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ कितना 3, ऐसे 15 सेंटीमीटर तक का स्केल रहता है आपके पास। और कई बच्चे 30 सेंटीमीटर वाला रखते हैं, लंबा आयरन स्केल भी रखते हैं, प्लास्टिक स्केल भी रखते हैं। आई चीज़ समझ में? तो ये कहाँ तक मेजर करेगा? ध्यान से देखिए, ये सारी डिवाइसेस की जो रेंज है वो बता रहा हूँ, जिसको क्या बोलते हैं? लिस्ट काउंट। एरर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम, 5th चैप्टर होगा लिस्ट काउंट एरर, ठीक है, वो चीज़ समझनी है। लिस्ट काउंट एरर अभी समझ में आ जाएगा आपको। इसको इक्वल 10 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, इक्वल 10 डिविजन्स में। तो ऐसे 0 से 1 सेंटीमीटर तक, तो ये हिस्सा जो एक पार्ट उठाओ आप, ये जो पार्ट है ये कितना है? 1 मिलीमीटर। समझ गए? स्केल के ऊपर आपका जो स्केल है जो स्कूल में रखते हो, वर्नियर कैलिपर क्या है? इस मिलीमीटर के आप क्या करो? 10 डिविजन्स कर दो, मिलीमीटर के क्या कर दो? 10 डिविजन्स। और फिर उसके एक जो पार्ट आए उसके अगर फिर 10 डिवीजन कर दोगे तो वो एक पार्ट कितना बोला जाएगा? स्क्रू गेज के अकॉर्डिंग 0.01 मिलीमीटर। आगे समझ में? 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा, 100वां हिस्सा जो है मेजर कर सकता है। आया समझ में? तो ये डायरेक्ट मेथड के लिए अपने पास इंस्ट्रूमेंट्स बोल सकते हैं हम इसको। इनडायरेक्ट मेथड क्या है? जहाँ पे हम कैलकुलेशंस की हेल्प से, कैलकुलेशन की हेल्प से मेजरमेंट लेते हैं। भाई चाहे लेंथ का हो मेजरमेंट, चाहे मास का हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चाहे आप मास को मेजर कर रहे हो, वो भी इनडायरेक्ट मेथड है। वहाँ पे जहाँ पे कैलकुलेशन जहाँ पे आपने यूज़ किए हैं वो है इनडायरेक्ट मेथड। आया समझ में? जैसे आपको पता नहीं अभी, जैसे टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या होता है? 2π√L/g। तो किसी पेंडुलम को ले जाओ आप किसी भी प्लेनेट पे, उसकी ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता नहीं, तो आप क्या करो? स्टॉप वॉच ले जाओ साथ में। समझ में? स्टॉप वॉच ले जाओ और घड़ी चलाओ, स्टॉप वॉच। उसका एक ऑसिलेशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है? मेन पोजीशन से ऐसे खिसकाया, फिर वापस इधर आया, ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। तो ये कितने टाइम में कंप्लीट किया? स्टॉप वॉच की हेल्प से आपने कैलकुलेट किया। तो ये चीज़ कैलकुलेट कर ली हमने, 2π की वैल्यू में पता है, लेंथ ऑफ पेंडुलम हमने बनाया, हमें पता है कितनी है लेंथ, तो वहाँ पे आप g की वैल्यू को कैलकुलेट कर जाओगे। तो उस प्लेनेट की वैल्यू को आपने किस तरह से कैलकुलेट किया है? विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशंस। कैसा मेथड हुआ? बस जहाँ पे कैलकुलेशंस यूज होती हों सीधे सीधे हम इस नतीजे पे पहुँचेंगे, इट इज़ इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। यहाँ से किसी प्लेनेट का डिस्टेंस मेजर करना है तो अपने पास इतना कोई बड़ा स्केल है ही नहीं कि यहाँ से जुपिटर का डिस्टेंस मेजर करें हम, यहाँ से सन का या यहाँ से मून का डिस्टेंस मेजर करें। तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? कैलकुलेशन की, ठीक है ना। इन 2 पॉइंट्स पे तो डायरेक्ट पहुँच सकते हैं हम किसी भी अर्थ पे, जो 2 पॉइंट हैं, लेकिन बाहर भी डिस्टेंसेज मेजर करने पड़ते हैं अपने को। एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी का दूसरा स्टार कितने डिस्टेंस पे है ये तक भी पता चल जाता है आज अपने को। तो वो क्या है? इनडायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड ही बहुत ज़्यादा काम में आएगा। समझ में आया? जब हम 7th या शायद 7th यूनिट होगी वो, 7th या 8th, हाँ 7th ही है, तो उसमें हम पहुँचेंगे तो हमें एक स्टीफेंस फार्मूला मिलेगा, ठीक है। स्टीफेंस फार्मूला में जब आप वैल्यूज़ रखोगे
किस तरह से वैल्यूज़ रखोगे वो 7th यूनिट में पता चलेगा जा करके। तो भाई वहाँ से जो रेडिएशन आ रही है ना, रेडिएशन उसकी वेवलेंथ वगैरह सारी चीज़ें अपने को पता है, तो वो वैल्यू रखते हैं ना। रेडिएशन को देख करके किस चीज़ का जो अनुमान है वो लगाया जाता है, टेम्परेचर का। समझ में आएगा? तो सन से जो रेडिएशन आ रही है, रेडिएशन इमिट हो रही है, स्टीफन्स फॉर्मूले में रखेंगे और इस तरह से सन का टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे। दैट इज इनडायरेक्ट मेथड। आ रही जी समझ में? अभी लेंथ को मेजर करेंगे हम इनडायरेक्ट मेथड की हेल्प से। जितने भी इनडायरेक्ट मेथड हैं वो करने जा रहे हैं। डायरेक्ट मेथड के लिए तो बता दिया मैंने आपको, डायरेक्ट मेथड के लिए आपके पास क्या क्या है, जो जो स्केल है वो। अब इनडायरेक्ट मेथड के लिए कैलकुलेशन करेंगे। सेकंड मेथड जो है वो इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में आप कैसे कैसे कैलकुलेशंस करेंगे? इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले मेथड कौन सा है बताइए, पढ़ा रखा है? रिफ्लेक्शन मेथड। इसको क्या बोलेंगे, इको या फिर रिफ्लेक्शन मेथड? रिफ्लेक्शन मेथड। इस मेथड में क्या है, हम साउंड की हेल्प लेंगे, साउंड की। लाइट की भी हेल्प ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट की भी हेल्प लेंगे। लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आए, कोई दिक्कत नहीं। उस मेथड का नाम हमने अलग रख दिया, लेजर मेथड। ठीक है, तो साउंड जाएगा और वापस आएगा। साउंड का जो रिफ्लेक्शन है, इको है, वो बोल सकते हैं हम। तो इसमें साउंड गया और वापस आया। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्स्टेकल, कोई पहाड़ी, हिल, ठीक है, आपने सुना भी होगा, ठीक है, नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कौन खड़ा है, हीरो, ठीक है, हीरो खड़ा होकर चिल्लाता है रेशमा रेशमा, पता नहीं क्या हुआ है ना, सुना है आपने फिल्मों में, सुन रखा है। तो रेशमा को बुला रहा है वो, तो रेशमा साउंड गया वापस आया, तो कैलकुलेशन की जाएगी कैसे, जैसे डिस्टेंस देखिए, साउंड गया और वापस आया, कितना डिस्टेंस है पता ही नहीं। इस हीरो से पहाड़ी का डिस्टेंस पता ही नहीं कितना है। और मिनिमम कंडीशन मैंने आपको बता रही है, इको सुनने के लिए या रिफ्लेक्शन जो है इसको सुनने के लिए कितनी कंडीशन बताई थी मैंने, कितना डिस्टेंस होना चाहिए जो पर्सन है या ऑब्स्टेकल है उसके बीच में, मिनिमम 17.2 मीटर। एक एक पॉइंट याद रहना चाहिए आपको। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है अभी कितना हो गया, एक्स जाने का और एक्स आने का साउंड का। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पीड। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना हो गया है, 2x अपॉन में t, देखो जाने का और आने का, ठीक है। तो स्पीड हमें पता है, जो साउंड है उसकी स्पीड कितनी है एयर में, 330। भाई दे भी सकता है, अगला वैल्यू दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, अगला वैल्यू दे ना दे, 330 का एवरेज है, यूँ मान लो 330 मीटर पर सेकंड, ये पता है। तो अगर डिस्टेंस निकालना है, वेलोसिटी लिख दूँ मैं ऐसे, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूँ, स्पीड या वेलोसिटी, सॉरी, इज इक्वल्स टू 2x अपॉन में t। आपको तो x चाहिए, तो क्या करो, इसको इधर ही रखो, वेलोसिटी इनटू टाइम डिवाइड बाय क्या कर दो, 2। स्टॉप वॉच चला के टाइम कैलकुलेट कर लिया था आपने, कितनी देर में साउंड गया और वापस आया, टाइम पता है, 2 का तो पता ही आपको, 2 ही, वेलोसिटी पता है साउंड की, तो आप सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट इनडायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट यही यूज़ होगा भाई, जितने भी मतलब रिफ्लेक्शन वाले हैं या लेजर वाले हैं ना, उसमें यही फॉर्मूला यूज़ होगा, डिवाइड बाय 2 ही करेंगे हम, ठीक है। जैसे लेजर मेथड बताऊं मैं, लेजर मेथड सेकंड देखो भाई, व्हाट इज सेकंड मेथड, लेजर मेथड, इसमें भी सेम वही फॉर्मूला यूज़ होगा। लेजर मेथड क्या है, इसमें हम लेजर का यूज़ करते हैं, ठीक है, मेरे पास भी एक लेजर बहुत दूर तक जाती है, ठीक है, ठीक है। लेजर मेथड क्या है, इसमें अगर मान लीजिए यहाँ अर्थ है, यहाँ मून है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। लेजर को भेजेंगे ऐसे, लेजर जाएगी, रिफ्लेक्ट होके आएगी ऐसे, ठीक है, एक तरफ जाएगी और एक तरफ रिफ्लेक्ट होके आएगी। तो ये टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि लाइट की स्पीड आपको पता है, अर्थ और मून के बीच में क्या है, वैक्यूम, एयर, कहीं वैक्यूम कहीं एयर। तो अप्रोक्सीमेट जो स्पीड है वो कितनी मान लेते हैं, यही रहेगी, बदलेगी थोड़ी ना, पूरे यूनिवर्स के लिए कांस्टेंट है, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत
ये वैक्यूम के लिए है वैसे ये वेलोसिटी किसके लिए है, वैक्यूम के लिए। एयर में जाने से लाइट जो है थोड़ी सी स्पीड जो है उसमें डिफरेंस आता है, लेकिन उसको क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट बस। तो वेलोसिटी पता है, क्या निकालना है, डिस्टेंस, जाते हुए आते हुए कितना हो गया है डिस्टेंस हो गया है 2x। भाई x निकालना है अपने को, तो आपको x निकालना है, तो क्या है वही फॉर्मूला, वेलोसिटी इनटू टाइम डिवाइड बाई 2। यहाँ वेलोसिटी किसकी रखोगे आप, यहाँ आप किसकी, लाइट की, लेजर की। यहाँ टाइम किसका रखोगे, तुम्हारा टाइम नहीं रखना, कभी लेट आने का तुम्हारा वाला टाइम लिखो। यहाँ पे जो टाइमिंग है वो सेकंड्स में आएगी भाई, क्योंकि लाइट कुछ सेकंड लेगी, जाएगी और वापस आएगी। तो एक हाई क्वालिटी का लेजर ट्रीटमेंट करेंगे यहाँ, ठीक है, निकल आएगी। अब लेजर मेथड में भी भैया रिफ्लेक्शन वाला ही सिस्टम हुआ, लाइट रिफ्लेक्ट हुई थी। नेक्स्ट मेथड क्या है भाई, यस रेडार मेथड। रेडार मेथड क्या है भाई, जो एरोप्लेन्स है ना, वहाँ पे आपको पता है क्या यूज किया जाता है, रेडार सिस्टम। एरोप्लेन्स किसकी हेल्प से चलती हैं, रेडार की हेल्प से। तो वहाँ पे जो क्या बोलते हैं उसका, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, ATC, जो इसको कंट्रोल करता है। यहाँ पे एक अड्डा है, ATC है यहाँ पे। ATC मतलब इनको कंट्रोल करने वाला, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। जो आपको पता है जो एयरप्लेन में जो पायलट्स होते हैं वो कंटिन्यूसली बात करते रहते हैं कॉकपिट में। कहाँ किससे बात करते हैं वो, ATC से। ATC क्या है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, यानी कि रेडार जहाँ पे। अब ये क्या करता है, रेडार का काम क्या है, हर एक डायरेक्शन में कंटिन्यूसली यहाँ से बहुत ज़्यादा चारों तरफ क्या भेजता रहता है, सिग्नल्स, वेव्स। कौन सी वेव्स भेजता है ये, माइक्रोवेव्स, ठीक है। अब इनके पास क्या क्वालिटी है, कोई एरोप्लेन यहाँ से जा रहा है, ठीक है, एरोप्लेन से जाके स्ट्राइक करेंगे, रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, ट्रांसमीटर और रिसीवर। ट्रांसमीटर भी लगा है, ट्रांसमिट करने वाला, और रिसीवर रिसीव करने वाला, ठीक है। देख लेगी, कैलकुलेट कर लेगी, जाने में कितना टाइम लगा, आने में कितना टाइम लगा। और कंप्यूटर में हमने ये फॉर्मूला फीड किया ही है, वेलोसिटी इनटू टाइम डिवाइड बाय 2। तो ये स्पीड रखेगा, ये माइक्रोवेव्स हैं, ये लाइट की स्पीड से चलती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, माइक्रोवेव, जो भी वेव हैं किस स्पीड से चलती हैं, ये लाइट की स्पीड से। तो लाइट की स्पीड रखेगा यहाँ पे, कितना टाइम लगा एरोप्लेन से टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर वापस आने में, डिवाइड बाय 2। तो इस तरह से ये रेडार या ATC ये पता लगा लेता है कि ये एरोप्लेन कितना डिस्टेंस पे है। आया कुछ समझ में। और मॉनिटरिंग के लिए वहाँ पे ये एज ए छोटा सा सिंबल दिखाता रहता है कंप्यूटर स्क्रीन पे ऐसे। भाई इनमें एक क्या खासियत है, ये इसकी इमेज भी कैप्चर करती रहती है। जो मॉनिटरिंग स्क्रीन होती है वहाँ पे दिखता भी रहता है, छोटा सा डॉट के रूप में दिखेगी ये पूरी एरोप्लेन। चीज़ आई समझ में। हाँ, तो ये दोनों काम करती हैं ये वेव्स। जैसे आपको पता है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड आपने देखा हुआ है, कौन सा है, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड का यूज़ हम किस किस के लिए करते हैं, हमारे जो स्टमक की इमेजेस हैं वो भी कैप्चर करता है। साउंड तो है ही, साथ में क्या कैप्चर कर सकता है वो, इमेजेस। अल्ट्रासाउंड हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड, सो सेम काम है इसका ही मानो। नेक्स्ट मेथड कौन सा है, SONAR, सोनार मेथड। फुल फॉर्म क्या होगी इसकी, राहुल बताई थी मैंने, देख के बता रहा, देख। सोनार मीन्स SO से क्या बनता है, साउंड, N से नेविगेशन एंड रेंजिंग, यानी कि किस चीज़ की हेल्प ले रहा है ये, साउंड की। साउंड से क्या कर रहा है, नेविगेट, चीज़ों का लोकेट मतलब पता लगाना, नेविगेट लोकेटेड की चीज़ है ये, क्या है, एंड रेंजिंग, इसकी रेंज है कहाँ तक है वो देख लेंगे अभी। तो ये एक डिवाइस है जो बड़ी बड़ी शिप्स में लगती है, ये शिप्स, ठीक है, कहाँ लगती है, नीचे। क्या काम आती है इसमें, दोनों चीज़ें होती हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर। ट्रांसमीटर का काम क्या है, वेव को भेजना, हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड भेजेगी सोनार, चीज़ आई समझ में। हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड भेजेगी, बॉटम में रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा। तो इस तरह से समुंदर की जो डेप्थ है वो भी आप निकाल सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी का है, इसलिए ये इमेज कैप्चर भी करता रहता है। अगर मान लीजिए कोई जहाज़ डूबी हुई है पानी में, भाई कोई एक्सीडेंट हो गया हो और वो जहाज़ समुंदर में गिर गया हो, तो उसके टुकड़ों का पता लगाने के लिए यही डिवाइस यूज़ की जाती है। हो सकता है मलबा पड़ा हो कुछ समुंदर में, कुछ आ रहे समझ में क्या कह रहा हूँ। तो सोनार एक ऐसी डिवाइस है। अब
पहाड़ी के केस में तो हीरो चिल्ला सकता है, लेकिन यहाँ पे इस केस में हीरो की आवाज़ निकल जाएगी, है ना। और यहाँ पे चिल्ला थोड़ी ना सकेंगे, और चिल्लाएंगे तो क्या है, थोड़ी दूर जाके साउंड खत्म, एनर्जी खत्म। तो यहाँ चिल्लाने वाला मेथड नहीं चलेगा, है तो साउंड वाला ही सिस्टम, साउंड ही प्रोड्यूस होगा, लेकिन कैसी फ्रीक्वेंसी का, हाई फ्रीक्वेंसी का। अगर हीरो के ऐसी फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, इतनी फ्रीक्वेंसी पे चिल्लाना है, तो स्पीकर फट जाएगा हीरो का। है समझ में। यह है सोनार मेथड। नेक्स्ट मेथड क्या है भाई, नेक्स्ट मेथड जितने भी हैं वो अपने ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड मेथड हैं, इनडायरेक्ट मेथड हैं सारे के सारे जहाँ पे ट्रेंगल्स का यूज़ करके हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रेंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्री। टेन थीटा हो गया, कोट थीटा, साइन थीटा, ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोले जाते हैं। और टेबल्स में वैल्यू जो आपको पता होनी चाहिए, सारी टेबल याद होनी चाहिए, तभी आप इस टाइप के जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो सोल्व कर पाओगे। तो ट्रैंगुलेशन मेथड जो है इनडायरेक्ट मेथड में, ट्रैंगुलेशन मेथड वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।